नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। है? और मैं ये भी इसके साथ आशा करता हूँ कि आप सब घर पे पढ़ रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, लेसन को स्टेप बाय स्टेप वाइज आप साथ साथ में चल रहे होंगे। जहाँ तक नोट्स की बात है, नोट्स में फ़ोटो खींच के अपलोड करवाऊँगा आपको, जो भी होगा जैसे भी काम करेंगे, है ना। लेकिन आप अपनी बुक है, उस बुक के साथ साथ आप अच्छे से पढ़ते रहें। देखें, हमने अभी तक जो बात की है, मेनली हम जो बात कर रहे हैं और विजयम जनन में, तो जनन में हम जो बात करते हैं वो नर युग्म कौतुबिद के बारे में बात करें कि उसका संरचना कैसी, उसका विकास कैसे हुआ। तो नर युग्म कौतुबिद में हमने बात की थी कि भाई सबसे पहले हमने बात की थी पुंकेसर के बारे में, कि जो पुंकेसर था उस पुंकेसर में बात की थी कि पुंकेसर क्या था, पुंकेसर के कितने भाग थे। जैसे परागकोश हो गया, आपके पूतंतु हो गया, है ना, योजी हो गया, इनके बारे में बात कर ली थी हमने। फिर हमने परागकोश के बारे में बात की थी कि परागकोश तो था, उस परागकोश में क्या क्या था। परागकोश में हमने बात किया था कि परागकोश की भित्तियों के बारे में बात की थी, 4 तरह की भित्तियाँ थी। उसके बाद हमने बात की थी कि परागकोश के अंदर लघु बीजाणु दानियाँ थी। लघु बीजाणु दानियाँ आगे जाकर लघु बीजाणु जनन द्वारा उसने क्या किया, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण हुआ, और लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण हुआ। ये लघु बीजाणु तब तक लघु बीजाणु थे जब तक उनमें जो ये चतुष्क की अवस्था में, तब तक चतुष्क की अवस्था से जैसे ये मुक्त हुए तो इनको हमने क्या कह दिया, परागकण कह दिया। फिर हमने परागकण की संरचना की बात की थी। हमने परागकण की संरचना में बात की थी कि परागकण जो था, उस परागकण के अंदर क्या थी, 3 भाग थे। पहला भाग था जो भित्ति थी, बाह्य भित्ति। बाह्य भित्ति की हमने बात किया था कि बाह्य भित्ति स्पोरोपोलिन के जमाव कारण बनती है और बड़ी कठोर होती है ना। जहाँ स्पोरोपोलिन का जमाव नहीं हो पाता वहाँ जनन छिद्र बन जाता है। फिर हमने सेकंड बात की थी कि बाह्य अंत्यभित्ति की। अंत्यभित्ति हमने कहा पतली होती है और पैक्टिन और सेलुलोज से निर्मित होती है। फिर हमने बात की थी कि आपके जनन छिद्र की हमने बात करी थी कि जो बाह्य भित्ति है, वो बाह्य भित्ति में स्पोरोपोलिन का जमा होता है पूरी भित्ति पर। जहाँ पर नहीं हो पाता तो वहाँ कुछ छिद्र रह जाते हैं, जगह रह जाती है। उन छिद्रों को हम क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। और जनन छिद्रों की संख्या 1 से लेकर 3 तक होती है। तो याद कैसे करना है कि 1 से 1 याद रखना है कि एक जनन छिद्र जो है वो एक बीजपत्री के अंदर होता है, और 3 जनन छिद्र जो होते हैं वो आपके किसके अंदर होता है, द्विबीजपत्री के अंदर होता है। तो यहाँ तक हमने अच्छे से बात कर ली थी। फिर हमने एक बात की थी पोलन किट की। तो हमने पोलन किट में क्या कहा कि कुछ कीट परागित पुष्पों के पातों में क्या होता है कि एक चिपचिपी परत होती है जिसे हम पोलन किट कहते हैं। ये पोलन किट क्या करती है, आपके कीटों को आकर्षित करने का काम करती है। तो यहाँ तक हमने बिल्कुल अच्छे से बात कर ली थी। अब अगला टॉपिक हमारा आता है, वो टॉपिक हमारा आता है कि जो आपके परागकण थे या जो आपका नर युग्म कौतुबिद था, उस परागकण का या नर युग्म कौतुबिद का आगे हुआ क्या, या वो परागकण का उसका क्या होगा। तो परागकण क्या करता है कि आपके नर युग्मक जनन करता है, या हम इसको एक कह सकते हैं कि आपके परागकण का परिवर्धन या नर युग्म कौतुबिद का परिवर्धन। तो आज हम पढ़ेंगे कि नर युग्म कौतुबिद का परिवर्धन या नर युग्मक जनन, यानी परागकण आगे क्या करता है। देखो, हम बात करते हैं कि नर युग्म कौतुबिद का परिवर्तन के जो नर युग्म कौतुबिद बना, यानी नर युग्म कौतुबिद क्या था। हमने एक परिभाषा पढ़ी थी कि नर युग्म कौतुबिद क्या था कि अंकुरित होते हुए परागकण को हम नर युग्म कौतुबिद कहते हैं। आज हम वास्तविकता में समझेंगे कि वास्तव नर युग्म कौतुबिद हम किसे कहेंगे, कौन सी ऐसी संरचनाओं के जिससे नर युग्म कौतुबिद कहेंगे। तो जब ये पूरा टॉपिक होगा तो इस टॉपिक को वापस में इसी एक पूरे बोर्ड पर आपको अच्छे से समझाऊंगा वापस, है ना। तो देखें, नर युग्म कौतुबिद का परिवर्धन या नर युग्मक जनन। देखिए परिभाषा क्या है नर युग्मक जनन की, यानी इस नर युग्मक जनन की परिभाषा क्या होगी। देखें, लघु बीजाणु या परागकण। लघु बीजाणु मैंने बता दिया कि लघु बीजाणु तब तक रहेंगे जब ये चतुष्क की अवस्था में रहेंगे। चतुष्क अवस्था से मुक्त होते ये क्या कहलाएंगे, परागकण कहलाएंगे। तो लघु बीजाणु को परागकण एक ही बात है। तो लघु बीजाणु या परागकणों के परिवर्धन से परिपक्व नर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नर युग्मक जनन कहलाती है। यानी जो परागकण हैं उन परागकणों से नर युग्मकों का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, नर युग्मक जनन कहलाता है। यह परिवर्तन 2 प्रकार से होता है।
यानी ये जो नर युग्मक जनन है या जो पराग नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन, ये परिवर्तन दो तरह से होता है। दो तरह से हम किस आधार पर कहते हैं? देखो, एक तो होता है परागकण, एक तो आपके क्या होता है परागकण, एक तो ये, और एक होता है परागण। क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं? एक तो होता है आपके पोलन ग्रेन इंग्लिश में, और दूसरा होता है परागण यानी पॉलिनेशन। परागकण और परागकण में क्या फर्क है? देखो, परागकण तो आप समझ गए क्या होता है, जो आपके परागकोश के अंदर जो निर्माण होता है परागकणों का। परागण क्या होता है? ये परागकण जो बन गए, ये परागकण क्या करेंगे? तो ये परागकण क्या करेंगे कि हवा में उड़कर, चाहे कीटों के पैरों से लगकर, ये क्या करेंगे कि आपके मादा जननांग जो है, और मादा जननांग की हमने बात की थी कि मादा जननांग क्या था? अंडा। अंडक के हमने 3 भाग की बात की थी, वृत्तिकाग्र की, वृत्तिका की और अंडाशय की। तो जो वृत्तिकाग्र है, उस वृत्तिकाग्र के ऊपर जाना, परागकण का उस जगह पर जाना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो इसमें परिवर्तन दो तरह से कैसे होता है? एक तो होता है पूर्व परागण परिवर्तन। पूर्व परागण परिवर्तन का मतलब होता है कि परागण हुआ नहीं है, यानी अभी तक परागकण आपके मादा जननांग पर गए नहीं है, उससे पहले कुछ परिवर्तन होगा। जैसे ये परागकण जो है वो मादा के वृत्तिकाग्र पर चले जाएंगे, यानी अंडक के वृत्तिकाग्र पर चले जाएंगे, उसके बाद परिवर्तन होगा, तो उस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? पश्च परिवर्तन। ठीक है ना? तो पहले हम बात करेंगे कि पूर्व परागण परिवर्तन, यानी परागण से पहले क्या क्या परिवर्तन होते हैं। देखो, इस परिवर्तन में परागण से पूर्व, ध्यान रखना, परागण से पूर्व परागण के केंद्रक में एक समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। यानी ये जब तक परागकोश के अंदर रहेगा, अभी तक ये कहीं नहीं गया, तो जो परागकण है उस परागकण के अंदर क्या होगा कि एक केंद्रक होता है। मैंने बात की थी किस तरह से आपका परागकण की संरचना, आपको याद है? ये इस तरह संरचना थी, इसमें एक केंद्रक था, ये केंद्रक विभाजित होगा, इसमें समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन होने से 2 आपके केंद्रक बनेंगे, और इन केंद्रकों के ऊपर जब ये कोशिका भित्ति आ जाएगी, तो कोशिका भित्ति आने के बाद हम इसे क्या कहेंगे? आपके कोशिका। तो अब ये कौन सी कोशिका? एक तो आपके बनेगी कायिक कोशिका, और दूसरी आपकी क्या बनेगी? जनन कोशिका। ध्यान से समझे वापिस नर युग्मक जनन को, या आपके नर युग्मकोद्भिद के परिवर्तन को आप ध्यान से समझे। होता क्या है कि 2 तरह से होगा, एक तो पूर्व परागण परिवर्तन और एक होगा पश्च परागण परिवर्तन। पूर्व परागण परिवर्तन का मतलब होता है, परागण तो आप समझ गए, परागण क्या होता है कि आपके परागकणों का मादा के वर्तिकाग्र पर जाना ही क्या कहलाता है, यानी ये जो रास्ता है ये क्या कहलाता है? परागण। तो ये एक तो परागण से पूर्व, यानी मादा जननांग के पास जाने से पहले एक क्या होगा? आपके परिवर्तन होगा, और एक परिवर्तन कब होगा कि मादा जननांग के ऊपर यानी वर्तिकाग्र पर जाने के बाद में दूसरा परिवर्तन कहलाएगा। तो पहले परिवर्तन में क्या होगा कि आपके परागकण के अंदर जो एक केंद्रक था, वो एक केंद्रक 2 केंद्रकों में बंट जाएगा, और उन केंद्रकों के ऊपर जब कोशिका भित्ति आ जाएगी तो 2 कोशिका, और 2 कोशिकाएं कौन सी होगी? एक तो कायिक कोशिका, एक आपके जनन कोशिका। तो देखें, कायिक कोशिका क्या होगी? कायिक कोशिका आकार में बड़ी होगी। पहली बात, 2 कोशिकाएं बनेगी, जिनमें से पहली कोशिका कायिक कोशिका। कायिक कोशिका आकार में क्या होगी? बड़ी। केंद्र किसका क्या होगा? गोलाकार। इसमें आरएनए और प्रोटीन जो होगा वो पर्याप्त मात्रा में क्या होगा, यानी भरपूर मात्रा में रहेगा। कोशिका एक तो कायिक कोशिका में आकार क्या होगा? इसका बड़ा होगा। केंद्र किसका? गोलाकार होगा। आरएनए व प्रोटीन क्या होगा? पर्याप्त मात्रा में होगा। दूसरा, अंकुरण के समय ये पराग नलिका का निर्माण करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यानी ये क्या करेगा कि कायिक कोशिका क्या करेगी, ये परागकण के अंदर यानी अंकुरण के समय ये पराग नलिका का क्या करेगी? निर्माण करेगी। दूसरी कोशिका कौन सी है? जनन कोशिका। जनन कोशिका क्या है? ये आकार में छोटी होगी, ठीक है ना। केंद्र किसका? लेंस के समान या गोलाकार होगा। लेंस समझ गए होंगे, जो कांच का होता है, लेंस के समान।
या गोलिका का कोशिका द्रव्य क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखें कि आपके पूर्व परागण से पहले क्या हुआ, परागकण था, उस परागकण के अंदर एक केंद्रक था, वो एक केंद्रक दो केंद्रकों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। विभाजित होने से क्या हुआ, आपके दो केंद्रक बने, दो केंद्रकों में ऊपर कोशिका भित्ति आई, तो ये क्या बन गई, कोशिका। एक तो कायिक कोशिका, एक आपके जनन कोशिका। कायिक कोशिका आकार में बड़ी होगी, इसका जो केंद्रक होगा वो गोलाकार होगा, आरएनए और प्रोटीन क्या होंगे, पर्याप्त मात्रा होंगे। काम क्या होगा इसका, इसका काम क्या होगा, ये क्या करेगी, अंकुरण के समय पराग नलिका का क्या करेगी, निर्माण करेगी। दूसरा आता है जनन कोशिका। जनन कोशिका क्या होगी, आकार में छोटी, कोशिका द्रव्य कम होगा, आरएनए प्रोटीन की मात्रा भी कम होगी, इसका जो केंद्रक होगा वो लेंस के समान या गोलाकार होगा। इसका काम क्या होगा, ये जनन कोशिका क्या करेगी कि अंकुरण के समय नर युग्मकों का क्या करेगी, निर्माण करेगी। ये क्या करेगी, जब अंकुरण होगा, पहली बात तो अंकुरण के समय ये तो क्या करेगी, पराग नलिका का निर्माण करेगी, जबकि ये क्या करेगी, आपके कोशिका ये नर युग्मकों का निर्माण करेगी। एक नोट बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, नोट क्या है कि पराग कणों की यह द्विकोशिकीय अवस्था, कौन सी कोशिका, ये द्विकोशिक अवस्था, ये जो पराग कण है इस तरह से, तो ये जो पराग कण है एक बड़ी कोशिका बना दी, वो हमारी क्या कहलाई, कायिक कोशिका, और दूसरी जो कहलाई वो आपकी क्या कहलाई, जनन कोशिका। तो एक कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका। तो ये जो द्विकोशिकीय अवस्था है, इसी द्विकोशिकीय अवस्था को क्या कहते हैं, आंशिक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद की अवस्था कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अभी तक नर युग्मकोद्भिद नहीं बना है, अभी हमने इसको क्या कहा है कि आंशिक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद। अभी तक ये आंशिक है, पूर्णतः ये क्या हुआ कि नर युग्मकोद्भिद नहीं बना। तो हमने क्या बात की कि भाई जो नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन था या नर युग्मजनन था, ठीक है, उसकी परिभाषा हमने क्या की कि लघु बीजाणु या परागकणों के परिवर्तन से नर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नर युग्मक जनन। ये दो तरह से होता है, या कह सकते हैं नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन दो तरह से होता है। एक तो आपके पूर्व परागण परिवर्तन और दूसरा कहलाता है पश्च परागण परिवर्तन। पूर्व परागण परिवर्तन हमने पढ़ लिया। पूर्व परागण परिवर्तन क्या होता है कि यानी परागण से पूर्व, यानी जब तक ये पराग कोश में है आपके परागकण, तब उसमें कुछ क्या होगा, परिवर्तन होगा। परिवर्तन का मतलब होता है डेवलपमेंट यानी विकास, यानी परिवर्तन होगा। तो उस परिवर्तन में क्या होगा कि उनका जो एक केंद्रक है वो एक केंद्र क्या होगा, दो केंद्रकों में विभाजित हो जाएगी, एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगी। एक कोशिका को हम कहेंगे कायिक कोशिका और दूसरे को हम कहेंगे जनन कोशिका। इन कायिक कोशिका में जो कायिक कोशिका है उसका मुख्य काम होता है आपके अंकुरण के समय पराग नलिका का निर्माण करना, और जनन कोशिका का काम है नर युग्मकों का निर्माण करना। और यही क्या कहलाती है, हमारी एक आंशिक परिपक्व क्या कहलाती है, अवस्था कहलाती है। तो यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? देखें, नर युग्मकोद्भिद अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ तक हमने बात की थी कि आपकी एक कायिक कोशिका बनी थी, एक आपके जनन कोशिका बनी थी। तो जनन कोशिका से क्या हुआ, इससे क्या हुआ? तो हमने दो बात की थी कि जो नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन है ये दो तरह से होता है, एक तो आपके पूर्व परागण परिवर्तन और दूसरा पश्च परागण परिवर्तन। तो पूर्व परागण परिवर्तन से हमने क्या किया कि दो आपके कोशिकाएं बनी थी, एक जनन को कायिक कोशिका, जनन कोशिका। अगला जो होता है वो अपना होता है कि पूर्व पश्च परागण परिवर्तन। तो देखो पश्च परागण परिवर्तन क्या है, यह परिवर्तन परागण के पश्चात, समझ गए ना, परागण का मतलब होता है कि जो नर युग्मक है या जो परागण है, परागकण, वो परागकण आपके वर्तिकाग्र पर चलेंगे। वर्तिकाग्र क्या है कि मादा जननांग का भाग है ना। तो पश्च परागण में क्या होगा, ये परिवर्तन परागण के पश्चात वर्तिकाग्र पर संपन्न होता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, कहाँ पर संपन्न होता है, वर्तिकाग्र पर संपन्न होता है। और इस परिवर्तन के दौरान परागकण में निम्न परिवर्तन होते हैं, यानी निम्न परिवर्तन होते हैं।
क्या परिवर्तन होते हैं कि परागकण जो है एक तो आपके कायिक कोशिका में बन जाता है और दूसरा आपके किस्म बन जाता है जनन कोशिका में। कायिक कोशिका आगे जाकर पराग नलिका का निर्माण करती है और जो जनन कोशिका है वो क्या करती है, नर युग्मकों का निर्माण करती है। और नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है, 2। यानी एक कायिक कोशिका में क्या होगा कि असूत्री विभाजन होगा, जिससे क्या होगा आपके क्या होगा समसूत्री विभाजन होगा, जिससे आपके 2 क्या बनेंगे, केंद्रक बनेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से एक आपके कायिक कोशिका और 2 आपके ये, तो कोशिकाएं टोटल कितनी हो गई, 3। यानी एक तो कायिक कोशिका और दूसरे आपके क्या हो गई, जनन कोशिका में 2 नर युग्मकों का निर्माण हुआ, तो टोटल ऐसे करके कितनी हो गई, 3। तो इस 3 वाली अवस्था को हम क्या कहेंगे, त्रिकोशिकीय अवस्था। क्या कहेंगे इसे, त्रिकोशिकीय अवस्था। और यही जो त्रिकोशिकीय अवस्था है, इसी को वास्तव में हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो नर युग्मकोद्भिद किसे कहेंगे, नर युग्मकोद्भिद में एक तो कायिक कोशिका पाई जाएगी और 2 आपके क्या पाए जाएंगे, नर युग्मक पाए जाएंगे। 2 आपके क्या पाए जाएंगे, नर युग्मक। बताइए क्या बात यहाँ तक समझ आई कि नहीं? ठीक है ना। तो एक कायिक कोशिका और एक आपके जनन कोशिका। ठीक है ना। तो एक तो आपके हो गया पूर्व परागण परिवर्तन, पूर्व परागण परिवर्तन, और दूसरा आपके क्या हो गया कि पश्च परागण परिवर्तन। तो यहाँ तक हमने अच्छे से बात कर ली थी। तो मैं ये बात को ये वाला हटा देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखो बड़ा ध्यान से देखना कैसे। देखिए आपके नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन कैसे हो, हमने कल बात की थी। यहाँ तक देखो, ये आपके एक क्या था, आपके केंद्र है ना। ये आपके क्या है, परागकण। ठीक है, ये परागकण जो है वो आपके क्या है, एक केंद्र की अवस्था है। अब इसमें क्या होगा कि आगे विभाजन होगा। तो विभाजन जो होगा, एक तो आपके क्या होगा कि पूर्व परागण परिवर्तन है ना, और एक आपके होगा पश्चिम परागण परिवर्तन। एक तो पूर्व परागण परिवर्तन। तो पूर्व परागण परिवर्तन में क्या होगा कि आपके इस तरह से ये, यानी आपके 1 और 2 तो आपके क्या बन जाएंगे, कोशिकाएं। एक कोशिका को हम क्या कहेंगे, कायिक कोशिका, और दूसरी को हम क्या कहेंगे, जनन कोशिका। ये अवस्थाएं कब तक है, जब तक है पूर्व परागण। पूर्व परागण का मतलब होता है परागकोश के अंदर ये अभी तक ही हो रही है। अब ये जो परागकण है, ये परागकण क्या करेगा कि हवा में, चाहे कीटों द्वारा चाहे कैसे भी, ये क्या कराएगा कि मादा जो है उस मादा के वृत्तिकाग्र पर जाएगा। उस मादा के क्या होगा, वृत्तिकाग्र पर जाएगा। ये मादा का मालूम वृत्तिकाग्र है। अब क्या हुआ, ये जो परागकण है ये उड़कर क्या हो गया कि इस जगह पर आ गया। इस जगह पर आया तो फिर इसमें क्या होगा कि कुछ परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन किस तरह से होगा, इस तरह से। ठीक है, यानी एक तो आपकी ये कायिक कोशिका, तो कायिक कोशिका तो वैसे ही रहेगी। ठीक है, और जो आपकी ये जो जनन कोशिका है, ये जनन कोशिका जो है वो क्या करेगी, आपके समसूत्री विभाजन द्वारा 2 नर युग्मकों का क्या करेगी, निर्माण करेगी। ये जो अवस्था है, इससे ये अवस्था को वास्तव में हम क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। यानी नर युग्मकोद्भिद कोई पूछे कितनी कोशिकीय अवस्था है, तो 3 कोशिकीय अवस्था है। यानी 2 तो आपके नर युग्मक होते हैं, एक आपके नर कायिक कोशिका होती है। तो आपके परागकण था, परागकण तक हमने पढ़ लिया था। अब परागकण क्या हुआ, परागकण जब आप तक आपके परागकोश के अंदर था, तो उसमें क्या हो गया कि विभाजन हुआ। विभाजन से एक केंद्र, 2 केंद्रकों में, या एक कोशिका 2 कोशिका में विभाजित होगी। तो एक को हमने क्या, कायिक कोशिका, एक को हमने कहा जनन कोशिका।
उसके बाद अब ये परागकण हवा में उड़कर या कीटों द्वारा उड़कर क्या हो गया कि आपके मादा के, ठीक है ना, ये अंडक की संरचना है, ये मादा के अंडक के वृत्तिकाग्र पर आया। जैसे ही वृत्तिकाग्र पर आएगा तो इसको हम कहेंगे पश्च परागण परिवर्धन, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा कि इसमें फिर क्या हो गया कि परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन क्या होगा, कायिक कोशिका तो वैसी ही रहेगी, और जो कायिक कोशिका में जो नर युग्मक हैं, सॉरी जो जनन कोशिका है, वो जनन कोशिका क्या करेगी कि दो नर युग्मकों का निर्माण कर देगी। अब आप कहेंगे कि सर ये जो कायिक कोशिका, इस कायिक कोशिका का काम क्या होता है? तो देखो जिस तरह से मान लो ये है, ये अंडक की संरचना है। अब ये जो परागकण है ये उड़कर यहाँ पर आया, ठीक है। तो ये तो कायिक कोशिका, ये परागकण उड़कर यहाँ पर आया। कहाँ पर आया? ये क्या है? वृत्तिकाग्र। ये मादा का वृत्तिकाग्र पर उड़कर आ गया। अब आने के बाद में क्या होता है कि मैंने आपको कहा था कि इस जो आपके बाह्य भित्ति है, उस बाह्य भित्ति पर क्या होता है कि एक जनन छिद्र पाया जाता है। अब उस जनन छिद्र के द्वारा क्या होगा कि जो ये जनन कायिक कोशिका है, ये कायिक कोशिका क्या करेगी कि यहाँ से एक नलिका निकालेगी ऐसे, और इस नलिका को हम क्या कहेंगे? पराग नलिका। इस नलिका को हम क्या कहेंगे? पराग नलिका। और इस पराग नलिका के द्वारा ही क्या करता है कि ये जो केंद्रक हैं, ये क्या करते हैं कि आपके ये तो कायिक कोशिका और ये दो नर युग्मक, ये कायिक कोशिका मेनली क्या करती है कि पराग नलिका के निर्माण में सहायता करती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि ये जो है वो आपके क्या हो जाएगा? खत्म। फिर बचेंगे हमारे कौन? केवल दो नर युग्मक। तो पराग नलिका का निर्माण कौन करता है? पराग नलिका का निर्माण करता है कायिक कोशिका। समझ गए ना? क्योंकि आप जानते हैं कि बीजांड इस जगह पर होते हैं, तो इन बीजांडों के पास हमें लेके जाना है आपके नर युग्मकों को, तो ले जाने का काम कौन करेगा? आपके पराग नलिका करेगी। और ये जो दो नर युग्मक हैं, ये दो नर युग्मक किससे बने? आपके जनन कोशिका द्वारा बने। तो बताइए क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं? हमने नर युग्मक उद्भिद की संरचना एवं विकास के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। एक बार मैं वापस आपको पूरा शुरुआत से वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ वास्तव में क्या था। देखें आपके ये परागकोश था, है ना। इस परागकोश की चार भित्तियां थी, ठीक है ना। एक आपके अधिचर्म या बाह्य त्वचा, एक ही बात है, ठीक है ना। उसके बाद आपके अंतःस्थीशियम, ठीक है। उसके बाद आपके मध्य परत, मध्य परत के बाद में आपके टेपिटम, ये इसी को हिंदी में कहते हैं पोषोतक। और पोषोतक में हमने कहा था ये पोषण प्राप्त करता है। पोषोतक में हमने कहा था कि ये जो टेपिटम, इस टेपिटम की कोशिकाओं में कुछ वश्य प्रकार की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, जिन संरचनाओं को हम कहते हैं प्रोयूबिस्काय। और ये जो प्रोयूबिस्काय है, इस प्रोयूबिस्काय के ऊपर क्या होता है? इस पर पोलोनिन का जमा हो जाता है, जिससे ये यूबिस्काय बन जाता है, ठीक है ना। तो एग्जाम में आने की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है यूबिस्काय क्या होता है, समझ गए बात को। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि ये जो परागकोश था उसमें आपके जो पराग कणों का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है ना। लघु बीजाणु जनन का निर्माण कैसे, लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने चतुष्क के बारे में पढ़ा था, चतुष्क के अलग संधि पार्श्विक वगैरह सारे चतुष्क के बारे में पढ़ा। चतुष्कों के बाद में हमने पढ़ा परागकोश का स्फुटन, यानी परागकोश कैसे निकलते हैं। स्फुटन के बाद हमने पढ़ा था नर युग्मकोद्भिद के बारे में। और नर युग्मकोद्भिद हमने क्या कहा था कि अंकुरित होते हुए परागकण को हम क्या कहते हैं? नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। तो इसी को हम क्या कहेंगे? वास्तव में नर युग्मकोद्भिद कहेंगे। उसके बाद हमने परागकण की संरचना के बारे में पढ़ा था। तो परागकण जो था वो परागकण किस तरह से था? इसकी ये बाह्य त्वचा, इसको हम कहते हैं बाह्य भित्ति, है ना। और बाह्य भित्ति के ऊपर किसका था? आपके स्पोरोपोलेनिन का क्या था? जमाव था।
ये आपके अंत्यभित्ति है ना, अंत्यभित्ति किसकी बनी होती थी, आपके पैक्टिन व सेलुलोज की क्या होती थी, बनी हुई होती थी। उसके बाद यहाँ पर बना क्या था, केंद्रक था, है ना। उसके बाद ये जो बाह्य भित्ति थी, ये कई जगहों पर क्या होती है कि छुरी, कई जगहों पर क्या होती है, नहीं पाई जाती थी। तो उस भाग को हम क्या कहते थे, जनन छिद्र कहते थे। और जनन छिद्रों की संख्या 1 होती थी या 3 होती थी। एक किस में होती थी आपके एक बीजपत्री में, और 3 किस में होती थी, द्विबीजपत्री में होती थी। ये परागकण की संरचना के बारे में पढ़ लिया था। फिर हमने अगला टॉपिक, अपना आज का टॉपिक क्या था, कि नर युग्मकोद्भिद की संरचना, ठीक है ना, यह उसका परिवर्तन। तो नर युग्मकोद्भिद हमने क्या पढ़ लिया, आज अच्छे से पढ़ लिया कि नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन कैसे होता है, या नर युग्म जन्म क्या होता है। कि आपके क्या होगा कि 2 तरह के इसमें परिवर्तन होंगे, ठीक है। पहली बात तो है कि परागकण द्वारा नर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, नर युग्मक जनन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि नर युग्मक जनन या नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन कैसे होता है, 2 तरह से। एक तो होता है पूर्व परागण परिवर्तन, एक होता है पश्च परागण परिवर्तन। पूर्व परागण परिवर्तन में क्या होगा, पूर्व परागण में क्या होगा, 2 कोशिकाएं बनेगी, एक तो कायिक कोशिका, एक आपके जनन कोशिका। कायिक कोशिका जो होगी वो क्या होगी, आकार में बड़ी होगी, आरएनए प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होंगे। केंद्रक जो होगा वो क्या होगा, गोलाकार। और अंकुरण के समय ये कायिक कोशिका जो है वो क्या करेगी, आपके पराग नलिका का क्या करेगी, निर्माण करेगी। फिर हमने कहा दूसरी आपकी क्या पाई जाती है, जनन कोशिका, जो आकार में छोटी होती है, उसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा कम होती है। और ये जो जनन कोशिका वो आगे जाकर क्या करती है कि आपके 2 नर युग्मकों का क्या करती है, निर्माण करती है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने आज पढ़ लिया था। उसके बाद क्या था, पश्च परागण। तो पश्च परागण में क्या होता कि जो आपके जनन कोशिका है, वो जनन कोशिका क्या करती है कि आपके 2 नर युग्मकों का निर्माण कर लेती है। अब ये जो 2 नर युग्मक बने हैं, वो 2 नर युग्मक आगे कहाँ जाएंगे, क्या होगा उसके बारे में। तो हमने जो नर युग्मकोद्भिद संरचना विकास के बारे में पढ़ लिया। अगला अपना जो टॉपिक आएगा वो मादा युग्मकोद्भिद के बारे में आएगा। अगला टॉपिक किसके बारे में आएगा, मादा युग्मकोद्भिद के बारे में। जब नर युग्मकोद्भिद बन जाएगा, जब मादा युग्मकोद्भिद बन जाएगा, तो फिर हम उन दोनों का क्या कराएंगे, निषेचन। और निषेचन होने के बाद में क्या बनेगा, अपना बीज, और बीज से फिर क्या बनेगा, फल। ये सारा हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ें, आपके नोट्स की व्यवस्था कुछ करेंगे, है ना। तो यहाँ तक आप बुक से एक बार आप बुक से पढ़ते रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें भाई, ढंग से वीडियो को देखें। और मैंने आपको कहा था कि जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो वो या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या आप क्या करेंगे, आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्या करें, अच्छे से कमेंट करें। और ध्यान से पढ़ते रहें, ठीक है ना। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें। धन्यवाद।